नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नमन कांडपाल है। मैं हड्डी एवं जोड़ रोग का सर्जन हूँ, यानी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस वक्त मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा एन्क्लेव नई दिल्ली में काम करता हूँ। और आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी की, जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली गर्दन में जो गर्दन और गर्दन के आसपास के एरिया में जो दर्द है, जो कि कंधों की तरफ भी जा सकता है, इसको कहते हैं। इसमें बेसिकली इस एरिया में दर्द होता है और हमारी गर्दन का काम होता है पूरा आसपास जो हम देख सकते हैं, ऊपर नीचे जो देख सकते हैं, वो मूवमेंट्स कराना। उसमें काफ़ी भारी कमी आ सकती है इसमें। जब इसमें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिकली हमारी जो गर्दन है उसमें स्पाइनल कॉर्ड जाती है हमारी, तो डिस्क अगर निकल के उस स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगे तो उससे निकल के नस जो हमारे हाथों में जाती है तो उसमें पेन होने लगता है। तो डिस्क प्रॉब्लम की वजह से अगर नसें दबती हैं तो हमारे हाथों में भी दर्द जा सकता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नसों में भी दर्द, हाथों में भी दर्द जा सकता है। उसके अलावा ये दर्द गर्दन के रास्ते पूरा नीचे हमारे थोरैसिक और लंबर एरिया, मतलब कि कमर के रास्ते तक भी जा सकता है डिस्क की वजह से। ये दर्द ऊपर भी जा सकता है, सिर की पिछले इलाके जिसको हम ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं, वहाँ भी दर्द जा सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है वो ऑक्सीपिटल हेडेक के, मतलब हेडेक के साथ आते हैं। बर्निंग सेंसेशन, उनको जलन महसूस होती है उनको उस रीजन में। उसके अलावा ये इसकी वजह से चक्कर भी आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी कुछ नसें चक्कर को भी कंट्रोल करके रखती हैं। तो अगर नसों में प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, तो इन नसों में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से चक्कर आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है? अब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा यंग एज के इंडिविजुअल्स में भी हमें देखने को मिल रही है, इसलिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है पॉस्चर। तो जिस तरह की हमारी आजकल हैबिट हो गई कि हम भाई आगे झुक के काम करने, गर्दन झुका के सारा काम करना, स्पेशली जो आजकल कंप्यूटर के ज़माने में लोग लिखा पढ़ी के काम में, कंप्यूटर के काम में गर्दन झुका के काम करते हैं, ये वो, तो उनमें ये प्रॉब्लम इसलिए काफ़ी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ गर्दन के दर्द तक सीमित नहीं, अब हाथों के दर्द या फिर ऊपर नीचे जो मैंने आपको दर्द या वर्टाइगो, चक्कर आने की समस्या बताई, उससे भी ग्रसित होकर यंग इंडिविजुअल्स हमारे पास आते हैं। इसका कारण कोई पुरानी चोट भी हो सकती है कि भाई किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हो गया जिस वजह से वो हील ठीक से नहीं हो पाया है, या मांसपेशी में चोट है वो ठीक से हील नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे उस एरिया में दर्द हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ भी जो इलास्टिसिटी होती है मसल्स की वो कम हो जाती है। अगर आप ध्यान न रखें तो उम्र के साथ भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लगता है। कोई नया अगर ट्रॉमा हो गया, इस तरह का आपको कोई ब्लंट इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो उसमें भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। एंड स्पेशली जो आपका ऑक्यूपेशन है, अब पहले जैसा बहुत हाईली फिजिकल हमारा जो ऑक्यूपेशन तो रहा नहीं है, अब तो बस सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगी, तो जिसकी वजह से हम लोग को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इंसिडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पेशेंट हमारे पास कई तरह की कंप्लेंट्स के साथ आता है, जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं, जिनका डायग्नोसिस जो है सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। गर्दन का मूवमेंट वगैरह चेक करते हैं, हाथों की पावर हम चेक करते हैं, दोनों तरफ के सेंसेशंस को देखते हैं कि भाई बराबर है कि नहीं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई नस तो नहीं दब रही है, और जो मसल्स की पावर है गर्दन की वो कितनी है। शुरुआत हम एक एक्सरे से कराते हैं देखने के लिए कि हड्डियों कितनी सलामत है, उनमें कोई चोट तो नहीं है। बार बार उम्र के साथ चोट लगने से कुछ एक्स्ट्रा हड्डी जो बनने लगती है, जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं, वो भी हम एक्सरे में ही डायग्नोस कर सकते हैं। कोई अलग से रिब तो नहीं बन रही है, इस तरह के जो अडेप्टिव चेंजेस है बोन में, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। एमआरआई कंक्लूसिव होता है, क्योंकि वो एक रंगीन एक्सरे होता है, उसमें डिस्क और नस बहुत क्लियरली दिखती हैं, जिससे हम जो है एकदम एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकते हैं कि भाई डिस्क की प्रॉब्लम किस लेवल पे है, कितनी है, और उस वजह से कितनी तकलीफ हो रही है, हमें उसमें क्या करना है। ये एमआरआई से काफ़ी बड़ी हद तक पता चल जाता है। उसके अलावा एक नसों की जांच होती है एनसीवी-एमजी की, जो कि दोनों हाथों की जाती है, दोनों हाथों की, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई नसों में जो दबाव है वो क्या डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से गर्दन में ही हो रहा है, या और किसी रास्ते में भी है, जैसे कंधे में कोई दबाव है, या एल्बो के पास दबाव है, या रिस्ट के पास दबाव है, ताकि जो पावर लॉस आपके हो रहा है उसका कारण पता चल सके कि नस के किस लेवल के दबाव पे हो रहा है, तो वो एनसीवी-एमजी से पता चलता है। ट्रीटमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट में मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अपने खान पान, अपनी जो दिनचर्या है उसको रूटीनली फॉलो करिए, अपना जो न्यूट्रिशन है उसको अच्छा रखिए। हमारी तरफ से कैल्शियम, विटामिन डी का जो सप्लीमेंटेशन है उसे एडिक्वेट रखिए। एज ज़्यादा है तो सप्लीमेंट्स लीजिए, एज कम है तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कैरेट्स हो गया, सनलाइट एक्सपोजर हो गया विद एक्सपोज्ड बॉडी, इन सब के साथ आप जो है इनको पूरा, ताकि हड्डी की मजबूती रहे। रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहिए, जैसे कि जो भी आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आप योगा वोगा करते हैं अगर, तो उसमें गर्दन की एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर लीजिए, आइसोमेट्रिक गर्दन की एक्सरसाइजेस को,
जो कि आप किसी भी नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास अप्रोच करके पता कर सकते हैं। कमर की, गर्दन की, घुटनों की, कंधों की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन में आपके करना। ये नहीं कि जब दर्द हुआ तभी कर रहे हैं, डेली में कीजिए, तो जो है इससे काफ़ी आपको फ़र्क रहेगा। मसल में अगर पावर है तो डिस्क की प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कारण होता है। तो इसलिए वो एक्सरसाइज से ही पावर आप ला सकते हैं। अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो ही गई है तो उसको हम पहले मेडिसिन से टैकल करते हैं। मेडिसिन देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, पेन किलर देते हैं, नर्व रिलैक्सेंट देते हैं, कैल्शियम विटामिन का सप्लीमेंटेशन देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थेरेपीज़ होती हैं, मतलब बेसिकली सिकाई वगैरह लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिकाई होती है जो कि अंदर तक जो भाप को पहुंचाती है, जिससे मसल्स काफ़ी रिलैक्स होती है, नसों में रिलैक्सेशन पहुंचता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज के हम एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि उनमें जो है फ़र्क रहे काफ़ी। और फाइनली उन पेशेंट्स में जिनमें एक्चुअली हमें कुछ ऑब्जेक्टिव साइंस जो हमें मिल रहे हैं, जैसे कि पावर लॉस, हाथों में ग्रिप की कमी हो जाना या बहुत सीवियर पेन होना, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैंने अब तक आपको बताया वो काम ठीक से काम न करना, तो उस केसेस में क्या होता है कि हम सर्वाइकल की फिर सर्जरी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो ऑफेंडिंग डिस्क है, जिस वजह से भी बेसिकली कोई भी वजह हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, पस पड़ना हो, हालांकि बहुत अनकॉमन है, पर कारण जो भी हो हमें उसको अटैक करना है। डिस्क अगर है तो डिस्क को निकालेंगे, इन्फेक्शन अगर है तो उसको हम सफाई करेंगे, और कोई कारण है तो उसको हम टैकल करेंगे। तो सर्जरी में बस यही करते हैं। उम्र ज़्यादा होती है तो हम इम्प्लांट डालते हैं, उम्र कम होती है तो हम उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर उसकी जगह एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल डिस्क डालते हैं। ये सर्जरी का पार्ट होता है, बट वो बहुत ही रिजर्व्ड केसेस में हम लोग करते हैं विद प्रॉपर कंसेंट और प्रोज एंड कॉन्स पूरा जो है इसके बारे में, जो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन वगैरह एक्सप्लेन करके। इस तरह से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस को टैकल करते हैं।